हेलो मेरे नर्सिंग ऑफिसर। आज का हमारा टॉपिक है हजमत किट एंड टीम। जैसे कि आपको पता ही है, हर हॉस्पिटल में हजमत किट और टीम होता है। अगर आपको पता नहीं है हजमत किट में क्या होता है, हजमत टीम में कौन कौन होते हैं, कैसे फॉर्म होता है, कौन से गाइडलाइन यूज करते हैं, तो आगे हम देखेंगे। एंड तक जुड़े रहिए। अब देखिए इंट्रोडक्शन। अगर सिंपली बोले हम हजमत किट क्या होता है या फिर हजमत क्या होता है, तो हजमत ये शॉर्ट फॉर्म है हजार्डस मटेरियल्स का। और हजमत किट क्या होता है कि जो हजार्डस मटेरियल स्पिल हो गया या फिर लीक हो गया, गलती से गिर गया, तो उसको मैनेज करने के लिए जो किट यूज किया जाता है उसको हजमत किट बोलते हैं। ये सिंपल फॉर्म। अब हजार्डस मटेरियल क्या होता है? हजार्डस मीन्स ऐसा सब्सटेंस जो कि स्टाफ हो सके या फिर पेशेंट या फिर एनवायरनमेंट को डैमेज कर दे, इसको हम बोलते हैं हजार्डस मटेरियल्स। अब सिंपली तो हो गया। अब देखिए कि इन हॉस्पिटल सेटिंग हजमत, जिसको हम क्या बोलते हैं हजार्डस मटेरियल, रेफर टू एनी सब्सटेंस, किस सब्सटेंस को, कि जो यूज होता है जनरेटेड और जो कि डिस्पोज और ड्यूरिंग मेडिकल केयर दैट कैन पोज रिस्क टू पेशेंट, स्टाफ और दी एनवायरनमेंट। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि जो मटेरियल जो कि पेशेंट को, स्टाफ को और एनवायरनमेंट को हजार्डस हो सकता है, उसको हम बोलते हैं हजार्डस मटेरियल या कि शॉर्ट फॉर्म में हजमत। अब थर्ड वन देखिए, दिस मटेरियल रिक्वायर्ड स्ट्रिक्ट हैंडलिंग, क्योंकि वो डैमेज कर सकता है, बहुत ज़्यादा भी डैमेज कर सकता है या फिर जान भी जा सकती है किसी भी पेशेंट की, स्टाफ की। तो इसके लिए उसको हम स्ट्रिक्टली हैंडल करेंगे। स्टोरेज हो सके या फिर डिस्पोजल प्रोटोकॉल्स टू इंश्योर सेफ्टी एंड कंप्लायंस विद हेल्थ रेगुलेशंस। ठीक है। अब यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हजमत क्या होता है, हजमत किट क्या होता है। अब आगे देखिए इन सिंपल फॉर्म। अगर ये भी नहीं समझाए तो आप इन सिंपल फॉर्म में देखिए। और में हजमत मींस हजार्डस मटेरियल्स। ओके ठीक है। उसके बाद देखिए कि सब्सटेंस दैट कैन डेंजरस टू पीपल और द एनवायरमेंट। हजमत मींस हजार्डस मटेरियल जो कि बहुत डेंजर होते हैं पेशेंट्स को, स्टाफ को और एनवायरमेंट को, उसको हम बोलते हैं हजमत या फिर हजार्डस मटेरियल्स। इतना तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब देखिए आगे। इन हॉस्पिटल्स हजमत इंक्लूड्स थिंग, हजमत मतलब हजार्डस मटेरियल्स किस में हो सकते हैं। अब एक नंबर में ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड, उसको बायो हजार्डस बोलते हैं। थर्ड वन केमिकल्स में, लाइक क्लीनिंग एजेंट और द लैब केमिकल्स, उसमें भी हजमत होता है, हजार्डस मटेरियल्स होते हैं केमिकल्स में। अब थर्ड वन क्या है कि फार्मास्यूटिकल वेस्ट, जिसमें क्या आता है स्पेशली कीमोथेरेपी ड्रग्स। आप सभी को पता होगा कीमोथेरेपी साइटोटॉक्सिक होता है। अगर किसी के हाथ पे गिर जाए या फिर कुछ हो जाए तो वो डैमेज कर सकता है। इसमें हम, इसके लिए हम उसको किस कैटेगरी में रखते हैं कि हजार्डस मटेरियल्स। अब फोर्थ वन देखिए रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, जिसका एग्जांपल है आयोडीन 131 एंड टेक्नीटियम 99। अब फिफ्थ वन देखिए कि कंप्रेस्ड गैस, कौन सा हो सकता है कंप्रेस्ड गैस? O2, N2O एंड CO2। जैसे कि अगर एक कंप्रेस्ड गैस लीक हो जाए ज़्यादातर, कि CO2 लीक हो जाए ज़्यादा, तो उसमें बहुत सारे डैमेज हो सकता है हॉस्पिटल्स में, या फिर बहुत सारे लोगों की जान भी जा सकती है। तो इसके लिए हम उसमें किस कैटेगरी में रखते हैं? हजमत कैटेगरी में रखते हैं, जिसमें हजार्डस मटेरियल्स होता है। देखिए इन सब चीज़ों में हजार्डस मटेरियल्स होता है जो कि हॉस्पिटल्स में है। वैसे तो कंपनीज में भी बहुत सारे हजार्डस मटेरियल्स होते हैं, पर हम हॉस्पिटल्स की बात करेंगे। जैसे कि किस किस के में इंक्लूड हुआ, ब्लड, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड रेडियो एक्टिव एंड कंप्रेसर गैस। इसमें हजमत मीन हजार्डस मटेरियल्स होता है। अब देखिए व्हाई इज द हजमत, जैसे कि हजार्डस मटेरियल्स मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट क्यों होता है। देखिए अगर कोई पोर हैंडलिंग करे हजार्डस मटेरियल्स तो क्या हो सकता है, उसकी वजह से इन्फेक्शंस हो सकते हैं। हाँ, अगर कोई स्पिल हो गया, ब्लड गिर गया इन्फेक्टेड पेशेंट का, अगर वो मैनेज नहीं हो तो इन्फेक्शन हो सकता है। एंड डिसीजेस आउटब्रेक, मतलब बहुत सारे डिसीजेस आउटब्रेक हो सकते हैं वहां से। तो आप देखिए सेकंड वन क्या हो सकता है, केमिकल बर्न्स और पॉइजनिंग्स हो सकती है। हाँ, अगर कोई हाइपोक्लोराइड है जो बहुत कॉन्सेंट्रेशन है, 10% कॉन्सेंट्रेशन, डायरेक्टली अगर किसी के हाथ पे गिर गया, साइटोटॉक्सिक ड्रग किसी के हाथ में गिर गया, तो वो केमिकल बर्न हो सकता है। और पॉइजनिंग भी हो सकती है, अगर ओवरडोज हो गया किसी को, उसकी रिएक्शन हो तो उसके पॉइजनिंग भी हो सकती है। तो थर्ड वन क्या हो सकता है, अगर हजमत प्रॉपरली मैनेज नहीं किया तो रेडिएशन एक्सपोजर हो सकता है, जो कि प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए, छोटे बच्चों के लिए म्यूटेशन हो सकता है। फोर्थ वन क्या है, फायर्स एंड एक्सप्लोजन। हाँ, फायर्स भी हो सकता है, अगर कोई स्पिल नीचे गिर गया या फिर उसको आग लग गई गलती से, तो फिर वो, या फिर कोई गैस लीक हो गया तो उसको फायर पकड़ सकता है जल्दी से। जैसे कि O2 कोई लीक हो गया तो उसको
फायर पकड़ सकता है जल्दी से। इसके लिए हम उसको हजार्डस मटेरियल्स में रखते हैं, उसको मैनेज करने के लिए इजी जाता है, तो उसको फायर्स एंड एक्सप्लोजन। अब फिफ्थ वन क्या है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन। हाँ, वो तो हो ही सकता है, अल्टीमेटली इफेक्ट तो एनवायरमेंट पे ही आएगा। अब आप देख चुके हैं कि वाई हजमत मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट, तो ये इफेक्ट, साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अब देखिए कि कॉमन एरियाज वेयर हजमत इज फाउंड इन हॉस्पिटल। अब कौन से एरिया है कि जो हजार्डस मटेरियल्स हो सकते हैं उसमें, कि लोकेशंस क्या है। लोकेशंस के बेस पे हम देखेंगे कि ऑपरेशंस रूम में है, ऑपरेशंस रूम में क्या क्या है। एग्जांपल भी दिए मैंने कि ब्लड, टिश्यू एंड एनेस्थेटिक गैसेस। हाँ, देखिए लेबोरेटरीज में क्या होता है कि केमिकल्स, कल्चर, स्पेसिमेन होता है जिससे कि बायोहजार्डस हो सकता है, और इन्फेक्शन आउटब्रेक हो सकता है कोई भी। तो थर्ड वन में क्या है, फार्मेसी, जो कि एक्सपायर्ड ड्रग्स एंड कीमोथेरेपी एजेंट्स। अब उसके बाद देखिए रेडियोलॉजी। जो रेडियोलॉजिकल होता है कि रेडियो एक्टिव मटेरियल्स जो होता है। उसके बाद स्टेरिलाइजेशन एरिया, जिसमें होता है कि डिसइंफेक्टेंट एंड इथाइलिन ऑक्साइड। अब लास्ट वन है कि लॉन्ड्री एंड वेस्ट एरिया। हाँ, उसमें तो होगा ही, क्योंकि कंटामिनेटेड लिनन्स जो होते हैं, जैसे पेशेंट की वोमिटिंग हो गया, ब्लड हो गया, से जो भी स्पूटम्स वगैरह हो गया, उससे हो सकता है बायोहजार्डस। और लास्ट वन क्या है, बायोहजार्ड वेस्ट। तो ये कॉमन एरिया है, और उसके एग्जांपल से कि आप जिसमें देख सकते हैं कि ये हजमत है कि बायोहजार्डस मटेरियल्स है। अब देखिए रेगुलेटरी बॉडीज एंड गाइडलाइंस। हम किस गाइडलाइंस के बेसिस पे हजमत किट तैयार करते हैं, या फिर हजमत टीम तैयार करते हैं, या फिर कौन गाइडलाइन देता है कि इस गाइडलाइन से हमें कहाँ का हजमत किट रखना है, या फिर हजमत मैनेजमेंट कैसा करना है, या फिर कैटेगराइज किस किस तरीके से करना है। तो वो, तो ये हम गाइडलाइन यूज करते हैं उसके लिए। देखिए को तो स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत डेंजरस हो सकता है अगर मैनेज नहीं किया जाए तो। देखिए अब फर्स्ट वन क्या है कि OSHA, जिसे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कि गाइडलाइन देता है कि हमें बायोहजार्डस कैसे मैनेज करना चाहिए, टीम में कैसे मेंबर होने चाहिए, उनको ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग होता है, जो सर्टिफिकेट होता है वो देते हैं। अब ट्रेनिंग भी देते हैं ये जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन है। अब सेकंड वाला देखिए कि EPA, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज। अब थर्ड वन CDC, सेंट्रल फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, जिसकी गाइडलाइन हर हॉस्पिटल्स में फॉलो होती है। पेशेंट्स केयर में, पेशेंट्स केयर कैसे होनी चाहिए, IV एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब में। अब फोर्थ वन है कि जॉइंट कमीशन, जो कि हॉस्पिटल एक्रेडिटेशन है। आपको पता ही होगा, जिनके ज्यादातर हॉस्पिटल्स मुंबई, पुणे में, या फिर बड़े बड़े सिटीज में होते हैं। अब फिफ्थ वन इज DOT, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस। और लास्ट वन इज NRC, न्यूक्लियर रेगुलेटरी कमीशन। ये सब आपको गाइडलाइंस देते हैं। आपको हॉस्पिटल्स में गाइडलाइन वो फॉलो करनी होगी। आपको अगर और जानकारी चाहिए इसके बारे में, तो आप ये गाइडलाइंस पे जाके उनको सर्च कर सकते हैं। अब देखिए समरी टेबल्स, जो आपने देखा अभी तक के लिए, जिसमें कि टाइप्स ऑफ हजमत कौन से होते हैं, और आपके लिए कौन सा गाइडलाइंस फॉलो की जाएंगी उसके लिए। तो ये समरी टेबल है कि जो आपको केमिकल्स दिए हुए मैंने जैसे कि जो हजार्डस है, उसके लिए आपको कौन सी गाइडलाइंस यूज करनी चाहिए। तो वही है कि केमिकल्स के लिए आपको कौन सी गाइडलाइन यूज करनी चाहिए, जो कि दिया है OSHA, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी गाइडलाइंस आप यूज कर सकते हो। सिंपली गूगल पे जाके आप सर्च भी कर जाएंगे तो आ जाएगा आपके सब इन्फॉर्मेशन। उसके बाद EP एंड DOT। अब देखिए कि सेकंड बायोलॉजिकल के लिए आपको कौन सा है, वही है OSHA एंड CDC, सेंट्रल डिसीज कंट्रोल एंड EPA। जो एंड रेडियो एक्टिव के लिए आप कौन सा यूज कर सकते हो, न्यूक्लियर रिएक्टर है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर कंट्रोल के लिए NRC एंड DOT जॉइंट कमीशन, ये सब गाइडलाइन फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कि जनरल सेफ्टी के लिए कौन से हो सकते हैं, OSHA एंड जॉइंट कमीशन। उसके बाद वेस्ट डिस्पोजल के लिए कौन सी गाइडलाइन यूज कर सकते हैं, EP एंड DOT। तो आप इस हजार्डस के लिए ये सब गाइडलाइंस यूज कर सकते हैं, या फिर उससे आप ज्यादा इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। तो हम देखेंगे अब आगे की हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स के जो भी हजमत किट होता है, हजार्डस मटेरियल्स किट, जो कि स्पिल मैनेजमेंट करता है, जो लार्ज स्पिल होता है उसके लिए जो हजमत किट यूज किया जाता है, उसमें क्या क्या होता है, जैसे कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, उसमें आता है कि नाइट्राइल और केमिकल रेजिस्टेंस ग्लोव्स मल्टीपल साइज होने चाहिए, क्योंकि उसमें एक टीम होती है पूरी, जो कि हजमत
टीम बोलते हैं उसको, वो टीम होती है, उसके लिए मल्टीपल साइज के ग्लोव चाहिए। उसके बाद देखिए केमिकल स्प्लैश गॉगल। उसके बाद वन इज रेस्पिरेटरी मास्क जो कि N95 और फुल फेस विथ फिल्टर्स मास्क होता है। वो है कि डिस्पोजल कवरेल्स। आप उसके बाद आएगा कि रबर्स बूट और शूज कवर। एंड लास्ट वन इज एप्रोन और गाउन्स जो कि केमिकल रेजिस्टेंस होना चाहिए। ये सब एक किट में होना चाहिए। अब देखिए किट है आपको, अब देखिए हमने क्या किया है, कैटेगराइज किया है। मतलब आप एक पूरा बक्सा लीजिए और उसको कैटेगराइज कीजिए। आप पहले कैटेगरी में क्या रखेंगे या फिर पहले बॉक्स में क्या रखेंगे, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसमें मैंने दिए हुए 7 इक्विपमेंट्स, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, आप और भी कहीं से ढूंढ के ले सकते हैं, पर मैक्सिममली मैंने ट्राई किया कि सब इंस्ट्रूमेंट या सब जो पीपी किट आ जाए। तो ये 7 आप रख सकते हैं। आपका जो एक कॉलम है वो फिल हो गया। अब देखिए कि सेकंड कॉलम जो कि स्पिल कंटामिनेट एंड क्लीन अप के लिए, जो क्लीन अप टूल्स होते हैं जो क्लीन करने के लिए स्पिल, उसमें क्या रखेंगे हम। तो फर्स्ट वन इज एब्जॉर्बेंट पैड्स और पिलोज, ठीक है। उसका वाला न्यूट्रलाइजिंग एजेंट, जैसे कि एग्जांपल क्या है, एसिड और बेस न्यूट्रलाइजर। अगर एसिड है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेस यूज करेंगे, वही है थर्ड वन। अब थर्ड वन देखिए कि केमिकल एब्जॉर्बेंट पाउडर। और फोर्थ वन क्या होना चाहिए हमारे किट में, बायोहजार्डस एब्जॉर्बेंट ग्रैन्यूल्स। उसके बाद टॉन्ग्स एंड फोर्सेफ। एंड उसके बाद 6 नंबर में क्या आएगा हमारे इंस्ट्रूमेंट, डिस्पोजल स्कूप्स, डस्टपैन्स एंड स्क्रैपर्स। लास्ट सेकंड लास्ट क्या आएगा, प्लास्टिक बैग्स। एंड लास्ट वन क्या आएगा, सील्ड डिस्पोजल कंटेनर। अब ये सारे इंस्ट्रूमेंट हम क्या रखेंगे सेकंड कंपार्टमेंट में। सिर्फ आप इमेजिन कीजिए, फर्स्ट कंपार्टमेंट में हमने जो मैंने लिस्ट दिया था पीपी किट का, वो सब रखेंगे। आप सेकंड कंपार्टमेंट में क्या रखेंगे, क्लीनिंग आइटम्स रखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं कि डी। अब देखिए आपने अभी तक जो 3 कंपार्टमेंट फिल किए, उतनी होती है हमारी किट। अब ये एक्स्ट्रा सामान से जो कि मैं बताने जा रहा हूँ, लेबल्स एंड साइनेज, वो बड़े भी हो सकते हैं, आप बाहर भी रख सकते हैं किट से। या फिर वो किट अगर बहुत बड़ी है आपकी तो आप ये भी रख सकते हैं। जैसे कि लेबल्स एंड साइनेज में लेबल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको आइडेंटिफिकेशन, आपको ही नहीं हर किसी को, अगर किसी को पता नहीं है तो आइडेंटिफिकेशन करने के लिए लेबल्स एंड साइनेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि फर्स्ट वन में क्या आएगा, बायोहजार्डस एंड केमिकल हजार्ड लेबल्स। कोई भी लेबल हो उस तरह का हम लेबल स्टिक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन के लिए। सेकंड वन इज फ्लोर साइंस। जैसे कि क्या होता है फ्लोर साइंस में, हजार्डस स्पिल, या फिर कोई बोल सकते हैं डू नॉट एंट्री वाला बोर्ड भी लगा सकते हैं, क्योंकि अगर किसी को पता भी नहीं है तो कोई वहां से क्रॉस नहीं होगा, अगर किसी को दिखा भी नहीं है कोई स्पिल तो उसके बाद आएगा बैरियर टेप्स और कोन्स, कोई भी रख सकते हैं हम। एंड लास्ट वन इज स्पिल लॉ फॉर्म्स और इंसिडेंस रिपोर्ट शीट, जो कि ऑडिट के वक्त बहुत ही काम आती है, क्योंकि ऑडिटर वही पूछता है कि आपके यहाँ पे स्पिल हुआ है तो आपने मैनेज कैसे किया। स्पिल किट दिखाइए या फिर हजमत किट है वो दिखाइए, या फिर जो कि इंसिडेंस रिपोर्ट दिया है आपने, जो जो कितना स्पिल हुआ है, तो वो भी दिखाने के लिए बोल सकते हैं। तो आपको डॉक्यूमेंटेशन, रिपोर्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप थर्ड कंपार्टमेंट में क्या रखेंगे हम, डिकंटामिनेशन सप्लाईज। अब उसमें देखिए कि यूज फॉर द सरफेस और स्किन डिकंटामिनेशन आफ्टर एक्सपोजर। फर्स्ट वन में क्या आएगा, आई वॉश बॉटल्स और सलाइन सॉल्यूशंस। उसके बाद क्या आएगा, इमरजेंसी डिकंटामिनेशन वाइप्स। उसके बाद आएगा थर्ड वन में माइल्ड सोप और डिटर्जेंट फॉर स्किन। एंड लास्ट वन इज डिस्पोजेबल टॉवेल्स। ये सब आएगा हमारे थर्ड कंपार्टमेंट में। तो हमारी किट अभी 3 कंपार्टमेंट फिल हो गए। अब देखिए लेबल्स एंड साइनेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें लेबल्स एंड साइनेज होना बहुत जरूरी है। आप एक, अब देखिए डॉक्यूमेंटेशन एंड इंस्ट्रक्शन, उसमें क्या आता है कि फर्स्ट नंबर पे सेफ्टी डाटा शीट, जिसे हम एसडीएस बाइंडर्स बोलते हैं। हर किसी को एसडीएस मतलब कि जो दूसरा नाम हम यूज करते हैं उसके लिए मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट, जिसे एमएस डीएस बोलते हैं। पर 2012 के पहले हम वो नाम यूज करते थे, अभी हम यूज करते हैं एसडीएस, जिसे हम सेफ्टी डाटा शीट बाइंडर बोलते हैं। वो मैंने आगे उसका डिस्क्रिप्शन दिया है। वो ये वही शीट होते हैं कि कोई भी अगर केमिकल हो, जैसे फॉर एग्जांपल हमने हाइपोक्लोराइड लिए, तो उस शीट में जो भी होगा हाइपोक्लोराइड के बारे में लिखा होगा सब, उसमें क्या कंपोनेंट होते हैं, उसको हम अगर स्पील हो गए तो उसको मैनेज कैसा करना होता है, ये एक प्रकार का इंस्ट्रक्शंस होता है, इंस्ट्रक्शन शीट। उसको हम बोलते हैं कि सेफ्टी डाटा शीट या फिर मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट होता है। उसके बाद आता है कि सेकंड वन इज हजमत स्पिल रिस्पॉन्स गाइड होता है।
एंड थर्ड वन इज अ पीईपी डोनिंग डोफिंग इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि हर किसी को, क्योंकि बार बार हॉस्पिटल्स में जो कि हजार्डस मटेरियल स्पिल नहीं होता है, या फिर स्पिल मैनेजमेंट हम साल में एक दो या तीन बार कर लेंगे, पर कभी कभी हमें याद नहीं रहता है कि प्रॉपर पीपी का डोनिंग एंड डोफिंग कैसे होता है। डोनिंग मतलब पहनना और डोफिंग मतलब निकालना। पीपी का सही निकालना और सही पहनना भी बहुत जरूरी है। अगर हम सही से पहनेंगे नहीं, निकालेंगे नहीं, तो हम खुद को भी इंश्योर कर सकते हैं, फिर खुद को भी इन्फेक्शन हो सकता है। उसके लिए हमें इंस्ट्रक्शन शीट रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद आएगा फोर्थ वन इज इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिस्ट। जैसे कि हो गया इमरजेंसी में क्या आएगा कि फायर ब्रिगेड वाला नंबर, या फिर कोई एक्सटर्नल डिजास्टर हो, या फिर पुलिस नंबर, पुलिस को कॉल करने के लिए, या फिर कई और भी इमरजेंसी कांटेक्ट नंबर हो, जैसे जैसे हायर अथॉरिटी का नंबर भी जिसको हम कॉल कर सकते हैं, उसका भी नंबर रखना बहुत जरूरी होते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम, इंटरनल एक्सटर्नल कांटेक्ट लिस्ट। एंड लास्ट वन इज अ इंसिडेंट रिपोर्टिंग फॉर्म। वो जो पता ही है आपको कि रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग करना बहुत जरूरी है। ये जो है आपके हजमत किट में होना बहुत जरूरी है। कोई भी इंस्ट्रक्टर आए के या फिर कोई भी ऑडिटर आके पहले आपसे यही पूछेगा कि इस मटेरियल्स का आपको हमको सेफ्टी डाटा शीट, जो कि डाटा शीट है, हमको दिखाओ क्या होता है। तो उसके बाद वही डॉक्यूमेंट है जो मैंने दिया है कि आपको ये रखना बहुत जरूरी है। पीईपी का डोनिंग डोफिंग इंस्ट्रक्शंस, जो कि हजमत स्पिल रिस्पॉन्स एंड गाइड्स एंड इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिस्ट होना बहुत जरूरी है। ये वेयर टू प्लेस हजमत किट इन द हॉस्पिटल्स। हजमत किट कहाँ कहाँ होनी चाहिए, ये हजमत किट की बारे में बात करें, हजमत के बारे में नहीं। हजारडस मटेरियल्स तो हमने पहले ही देख लिया था कि कहाँ कहाँ होते हैं, जैसे कि लेबोरेटरी हो गया, फार्मेसी हो गया, आईसीयू हो गया, या फिर ओटी हो गया, ऑपरेशन थिएटर में भी हजारडस मटेरियल हजमत होता है। पर ये होता है कि हजमत किट कहाँ होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट देखिए कि लेबोरेटरीज में होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा केमिकल्स होते हैं। सेकंड वन इज अ फार्मेसी, जहाँ की स्पेशली कीमोथेरेपी के ड्रग्स रखे जाते हैं। और थर्ड वन इज अ रेडियोलॉजिकल। एंड फिफ्थ वन इज अ, सॉरी फोर्थ वन इज अ ऑपरेटिंग रूम। उसके बाद फिफ्थ वन देखिए कि वेस्ट हैंडलिंग एरिया, जहाँ पे वेस्ट हैंडलिंग बीएमडब्ल्यू हो सके, बायोमेडिकल वेस्ट का जहाँ पे हैंडलिंग होता है वहाँ पे हो जाता है। ये डबल डबल हो गया है। उसके बाद देखिए कि लास्ट वन इज अ स्टोरेज रूम फॉर केमिकल, जहाँ पे केमिकल स्टॉक रखा जाता है पूरे हॉस्पिटल्स का, वहाँ पे होना बहुत जरूरी होता है। ये हो गया कि हमें हजमत किट कहाँ कहाँ होनी चाहिए। कोई भी जो ऑडिटर्स आते हैं सबसे पहले यही देखता है कि उसके हजमत किट जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहाँ पे है या नहीं है। अब देखिए अब देखिए मेंटेनेंस टिप्स जो हजमत किट के लिए मेंटेनेंस टिप्स क्या है उसके लिए, चेक मंथली फॉर एक्सपायर्ड पीपी यूज्ड आइटम्स और मिसिंग सप्लाई। हमको मंथली उसकी इन्वेंटरी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्सपायर्ड पीपी हो गया, एक्सपायर आइटम्स हो गए, उसको निकालना बहुत जरूरी है। या फिर कोई मिसिंग हो गया सप्लाई, तो इमरजेंसी को वक्त हम यहाँ वहाँ नहीं भागेंगे। तो उसके लिए हमें कोई भी सप्लाईज हो या फिर कोई भी आइटम्स हो और मिसिंग हो गया है इन्वेंटरी के वक्त, हमको तभी के तभी फिल करना है। सेकंड वन इज रिस्टॉक इमीडिएटली आफ्टर एनी यूज। अगर कोई स्पिल हो गया या फिर हजार्डस मटेरियल लीक हो गया, तो हमें यूज करने के बाद तुरंत भरना है, क्योंकि हमें पता नहीं अगला स्पिल कहाँ होगा, कैसे होगा। हम उसके लिए हमेशा तैयार रहने चाहिए। और थर्ड वन इज अ ट्रेनिंग स्टाफ रेगुलरली ऑन हाउ टू यूज एवरी आइटम्स इन द किट। अब देखिए एवरी आइटम्स इन द किट, सारे आइटम्स उसको जो है यूज करने आनी चाहिए। अगर पता ही नहीं इमरजेंसी में एक आइटम से उसको यूज ही नहीं करने आ रहा है, तो वो बहुत क्रिटिकल फेज होता है, उसको हमें तैयार रहना चाहिए। उसके लिए ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी होता है। ये हो गया मेंटेनेंस टिप फॉर जो हजार्डस किट होता है, सॉरी हजमत किट होता है उसके लिए। अब देखिए हाउ एंड वेयर टू स्टोर द हजमत आइटम्स। जैसे कि हजार्डस मटेरियल्स है उसको कहाँ रखा जाता है, कैसे रखा जाता है, उसके लिए क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती है। अब देखिए फर्स्ट वन इज अ लेबलिंग। किसी भी सब्सटेंस को या फिर मटेरियल्स को लेबलिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लेबलिंग। जिसमें कि ऑल कंटेनर्स मस्ट बी क्लियरली, बहुत जरूरी है कि क्लियरली लेबल्ड विद द हजार्डस टाइप, जैसे कि फ्लेमेबल, टॉक्सिक, कोरोजिव, बायो हजार्डस और रेडियो एक्टिव, जो कुछ है उसका सिंबल या लेबल देना बहुत जरूरी है उस मटेरियल को। उसके बाद यूज इंटरनेशनल हजार्डस सिंबल्स एंड कलर कोडेड, वो हम बाद में देखेंगे। आप देखिए कि लेबल करने के लिए आप इंटरनेशनल सिस्टम कौन से फॉलो कर सकते हैं, किसके गाइडलाइंस ले सकते हैं। जैसा कि फर्स्ट वन गाइडलाइंस ले सकते हैं हम GHS, जिसके कि ग्लोबली हार्मोनाइज्ड सिस्टम।
इसके हम गाइडलाइन फॉलो कर सकते हैं। उसमें हम देखेंगे बाद में कि उसने क्या क्या गाइडलाइन दिया है, कौन से सिंबल दिए है। उसके बाद आता है NFPA 704, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। और थर्ड थर्ड वन इज बायो हजार्ड रेडियो एक्टिव एंड गैसेस सिलेंडर लेबल्स। ये तीनों भी हम कैटेगरी, इसमें भी कैटेगरीज है, कुछ कलर कोड्स है, वो सब हम देखेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा क्रिटिकल भी पार्ट हो सकता है आपके लिए। अब देखिए पहला कि GHS, जो कि हजार्डस प्रोटोकॉल्स एंड पिक्टोग्राम देते हैं, जो कि एक आपने कहीं देखा होगा कि इमेज बेस्ड होता है, जैसे कि गैस हो सके या फिर सिलेंडर्स पे। ये जो आप देख पा रहे हैं कि थर्ड नंबर वाला फ्लेम होता है जो कि आग की तरह दिखता है, वो एक सिंबल होता है कि ये बहुत फ्लेमेबल लिक्विड होता है। जो कि आप देख सकते हैं कि पेट्रोल की जो भी कोई ट्रक जाता है उसमें ये सिंबल जरूर होता है, हाईली फ्लेमेबल वाला या फिर वो खोपड़ी वाला, वो हाईली फ्लेमेबल होता है। ये सब गाइडलाइन दिया है GHS ने, hazardous पिक्टोग्राम से ये सब। अब पहला देखिए सिंबल्स एंड नेम, जैसे कि एक्सक्लेमेशन साइन हो तो उसका क्या मीनिंग होता है। यही सब हमें साइंस हॉस्पिटल्स में जो भी कोई hazardous मटेरियल है उनको देना है। इसकी वजह से ये जो साइंस है ये दिया हुआ है यहाँ पे मैंने। जैसे कि एक्सक्लेमेटरी साइंस है वो हमको कहाँ देना होगा कि ऐसे सब्सटेंस या ऐसे मटेरियल जो कि इरिटेंट होते हैं, स्किन सेंसिटाइजर्स एंड एक्यूट टॉक्सिक जो कि सब्सटेंस होते हैं, उसको हमें जो एक्सक्लेमेटरी मार्क वाला सिंबल वहाँ पे चिपकाना है। और देखिए कि सेकंड वन हजार्डस, ये जो हेल्थ हजार्डस वाला है सेकंड वाला, ये सिंबल हमें कहाँ पे देना है, जो कि कार्सिनोजेंस एंड म्यूटेशन रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी वाले जो भी मटेरियल्स है, केमिकल्स है, उसमें हेल्थ हजार्डस वाला ये जो सिंबल है ये देना होता है। ये किसने दिया है, तो GHS हजार्डस पिक्टोग्राम वाले है, यहाँ से गाइडलाइन फॉलो की। उसके बाद हम थर्ड देखेंगे कि फ्लेम। आपने ये कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। तो फ्लेम कहाँ पे देना है, फ्लेमेबल लिक्विड एंड सॉलिड गैसेस, जहाँ पे भी जो भी ऐसे लिक्विड्स होते जो कि जल्दी से आग पकड़ लेते हैं, तो उनको हमें ये वाला दे ये वाला जो इमेज है वो देना होता है, यहाँ पे स्टिक करना होता है। उसके बाद देखिए कोरेजन, जो कि कोरेजन होता है, जिसमें जो इमेज है वो किसको देना है कि जो स्किन कोरेजन या फिर आई डैमेज कर सकता है, कोरेजिव टू मेटल्स होता है, उसके लिए ये वाला सिंबल देना है फोर्थ नंबर। तो आप लास्ट वाला क्या होता है कि गैस सिलेंडर, ऐसा सिंबल किसको देना है जिसमें कंप्रेस्ड और लिक्विफाइड गैसेस हो, जैसे कि O2 सिलेंडर्स हो, CO2, NO2, N2O वाले सिलेंडर्स होते हैं, उसको ये गैस सिलेंडर वाला सिंबल्स चिपकाना होगा। अब लास्ट वन देखिए कि एनवायरमेंटल, जो कि ऐसे टॉक्सिक टू एक्वेटिक लाइफ को हो सकते हैं। और लास्ट वाला देखिए एनवायरमेंट वाला जो सिंबल दिख रहा है आपको, वो किसको देना होता है कि ऐसे सब्सटेंस जो कि टॉक्सिक टू एक्वेटिक लाइफ के लिए, जो कि टॉक्सिक होते हैं, उसके लिए ऐसा सिंबल देना जरूरी होता है। तो ये सेकंड गाइडलाइन है जिसे NFPA बोलते हैं, कलर कोडेड, जिसमें कि और दूसरा नाम है कि फायर डायमंड सिस्टम, जो कि एक डायमंड की तरह दिखता है, नॉट कम्प्लीटली, पर हम आगे देखेंगे कि उसका शेप कैसा होता है, जिसको कि हम नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन बोलते हैं। जिसमें कुछ कलर्स होते हैं जो कि 4 कलर्स एंड रेटिंग भी होता है जो कि 0 से 4 तक होता है। कि पहला कलर है ब्लू, सेकंड रेड, येलो, वाइट, जो कि अपनी अपनी जगह एक प्लेस होता है जिसका पर्टिकुलर पोजीशन दिया हुआ होता है, और उसमें कुछ नंबर भी राइट करते हैं जो कि रेटिंग के हिसाब से होता है, और वो जो मटेरियल्स होता है उसके हिसाब से होता है। अगर बहुत ही ज़्यादा डेडली है या हजार्डियस हो तो उसको हम 4 नंबर देते हैं। अगर कुछ भी नहीं है, माइनर है, जीरो, कुछ भी उसका हजार्डस नहीं है या फिर डेडली नहीं है, तो हम उसे जीरो देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ब्लू कलर के लिए हम कहाँ पे प्लेस कर देंगे उसको, लेफ्ट साइड में, ये पोजीशन फिक्स होता है, लेफ्ट साइड में पोजीशन करेंगे। और उसका क्या मीनिंग होता है कि हेल्थ हजार्डस, जैसे कि रेटिंग में आप देख सकते हैं कि जीरो अगर रेटिंग देना है हमको उस मटेरियल्स को, तो नो हजार्डस। अगर वो हजार्डस नहीं है, अगर समझो एक फॉर एग्जांपल पानी लिया है, तो वो नो हजार्डस हम लिख सकते हैं। अगर बहुत ही पॉइजन होगा तो उसको क्या लिखेंगे हम, डेडली। तो वही एग्जांपल है। और उसके बाद आएगा रेड कलर, जो कि तो जो सेकंड है वो रेड है। रेड कलर में आप देखिए कि रेड कलर टॉप में होता है, तो किस चीज़ के लिए डिनोट करता है, फ्लेमेबिलिटी, जो कि आग लग, जो जल्दी से जल सकता है, जो बर्निंग के लिए जो है उसके। तो जो सेकंड वन दिया है वो रेड कलर, जो कि टॉप में होता है, पोजीशन किस में होता है, टॉप में, उसका मीनिंग क्या।
तो उसका मीनिंग होता है फ्लेमेबिलिटी। जैसे कि आप देख सकते हैं रेटिंग में 0 अगर दिया हो तो विल नॉट बी बर्न, वो बर्न नहीं होगा। अगर कोई मटेरियल सही एक कंटेनर में, उसमें अगर कोई सब्सटेंस है जो कि बर्न नहीं होते, तो हम उनको 0 रेट दे सकते हैं। ऐसा स्टिकर लगाएंगे उस पर 0 मार्क देंगे, दे देंगे। उसमें बीच में भी होता है 1 होगा तो थोड़ा बर्न करेगा पर थोड़ा कम करेगा उसमें, और 3 4 ऐसा मतलब हो सकता है। बहुत से कैटेगरीज के हैं, हम आगे देखेंगे उस कैटेगरीज को। वो टेम्परेचर्स पे भी डिपेंड करता है। अब देखिए जैसा येलो है उसको हम राइट साइड में प्लेस करेंगे। किस मटेरियल्स को, उसका मीनिंग क्या है, जो ऐसे मटेरियल जो कि रिएक्टिविटी एंड इंस्टेबिलिटी होते हैं। जैसे कि आप 0 में देखते हैं कि वो मेटल स्टेबल है। अगर स्टेबल मेटल होगा तो हम उसको 0 देंगे, और जब मे बी एक्सप्लोजिव होगा तो उसको हम 4 देंगे। जो लास्ट वन है वो है वाइट। वाइट मीन्स बॉटम्स में होता है। जैसे कि हम उसको मीनिंग क्या होता है इसका, स्पेशल वार्निंग। और रेटिंग्स में आप देख सकते हैं कि सिंबल उसमें सिंबॉलिक होते हैं, नंबर्स में सिंबल्स होते हैं। जैसे कि एग्जांपल OX मीन्स ऑक्सीडाइजर्स, अगर उसमें सब्सटेंस है लिखा होगा उसमें OX मीन्स ऑक्सीडाइजर्स, या फिर W लिखा होगा तो उसमें वाटर ऐड करना नहीं है। ये है ये जो है ये NFPA के कलर कोडिंग है। डायमंड जो है ये डिस्क्रिप्शन है, आगे आप एग्जांपल देखेंगे उसका। अब ये वाला स्लाइड देखिए, जो रेड वाला है वो सबसे हाई में रहता है, ब्लू वाला वो लेफ्ट साइड रहता है, येलो वाला राइट साइड रहता है, और व्हाइट वाला बॉटम में रहता है। तो आप जब देख सकते हैं कि 4 स्कोर दिया हुआ है उन्होंने, वो स्कोर क्यों दिया हुआ है या फिर कलर क्यों दिए हुए है कि हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सके। अगर कोई चीज जा रही है या फिर किसी चीज पे ये डायमंड शेप जो कलर कोडेड दिया हुआ है, उसमें हम जो देखिए वो जो बॉक्स है ना उसके अंदर नंबर भी दिए हुए हैं। जैसे कि 4 नंबर है, 3201 स्कोर दिया हुआ है। अगर वो सब्सटेंस फॉर एग्जांपल कोई कंटेनर है और उस पे ये 4 कलर दिए हुए हैं स्टिकर्स, और उस पे लिखा हुआ है कि रेड पे लिखा हुआ है 4, मतलब वो हाईली फ्लेमेबल है। वो जो वो कंटेनर में जो भी सब्सटेंस हो, लिक्विड हो, सॉलिड हो, सेमी सॉलिड हो, जो भी सब्सटेंस हो उसमें जा रहा है, तो 4 नंबर दिया हुआ है उस रेड के ऊपर। तो हम उसको क्या पकड़ेंगे कि वो जो सब्सटेंस है वो हाईली फ्लेमेबल है। उस कंटेनर में जो भी सब्सटेंस है वो सबसे ज्यादा हाईली फ्लेमेबल है। तो वही बात है, उसमें अगर ऐसा 4 नंबर दिया हुआ है उन्होंने कि 4 दिया हुआ है, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, हाईली फ्लेमेबल है। अच्छा, तो आप देखिए राइट साइड में अगर उसी कंटेनर में हाईली फ्लेमेबल भी है, तो अगर 2 दिया हुआ है, ऐसा उसमें 2 दिया हुआ है, ऐसा इधर 2 दिया हुआ है उस कंटेनर पे, तो 2 क्या मतलब है, या देखिए आप लेफ्ट साइड में हजार्डस। अच्छा है, तो ये हमारे हेल्थ हजार्ड में स्किन के लिए कैसा हो सकता है, हजार्डस हो सकते हैं। एक ऐसा मटेरियल है उस गाड़ी में जो कि हजार्डस है और हाईली फ्लेमेबल भी है। अब देखिए उसमें आप राइट साइड में देखिए कि इनस्टेबिलिटी, उसकी स्टेबिलिटी पर जो है वो स्टेबिलिटी बहुत ही कंप्लीट है, मतलब अच्छी स्टेबिलिटी, 0 दिया है। वो जो लिक्विड है वो स्टेबल है, तो 0 दिया हुआ है। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो कि हुआ वो लास्ट वन इज वाइट में हम देखेंगे कि वो एसिड है, उसको डिनोट किया जाता है, या फिर ऑक्सीडाइजर OX। ये देखिए ऐसा OX, ये जो मैंने नंबर दिया हुआ है ऐसा किसी भी कंटेनर पे हो सकता है। जैसे कि हम डायरेक्टली देख के बता सकते हैं, अच्छा इसमें नंबर दिया है उन्होंने 4 2 OX एंड 0, मतलब कि रेड कलर में हाईली टॉक्सिक है वो। और उसके बाद ब्लू में जो है कि वो हजार्डस भी, अच्छा वो सब्सटेंस हजार्डस भी है, और 0 मतलब वो स्टेबल है सब्सटेंस। उसके बाद जो है व्हाइट में हम देखेंगे कि वो ऑक्सीडाइजर्स है, अच्छा उसमें जो सब्सटेंस है ऑक्सीडाइजर्स है और हाईली फ्लेमेबल है, ऐसा स्कोर होता है। तो आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे देखेंगे कि एग्जांपल के तौर पे एक दिया हुआ है, तो आप देखिए आगे ये जो 4 मैंने जो एग्जांपल दिया हुआ है, अब देखिए ब्लू में 4 दिया हुआ है, मतलब जो कि सब्सटेंस उस कंटेनर में है या फिर उस ट्रक में जा रहा है वो कैसा है, डेडली है, बहुत डेडली है। और 0 मतलब पर वो डेडली है पर वो विल नॉट बी बर्न, वो बर्न नहीं होता है। और उसके बाद 4 में क्या दिया है, मे डिनोटेड, ठीक है, रिएक्टिविटी में मे भी डिनोटेड है। और उसमें ऑक्सीडाइजर से OX का क्या मीनिंग है, ऑक्सीडाइजर से, जो केमिकल है वो ऑक्सीडाइजर से, ये आइडेंटिफिकेशन दूर से ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए ये एग्जांपल दिया हुआ है, इसको हम डायमंड बोलते हैं। अब देखिए जो आप सेकंड कवर हो गया, अब थर्ड वाला क्या है, हम लेबलिंग में स्पेशल सिंबल्स इन हेल्थ केयर, आपने कहीं ना कहीं बायो हजार्ड के लिए या फिर रेडियो एक्टिव के लिए, सबके लिए
ये जो सिंबल्स देखे हुए हैं, तो पहला सिंबल बायो हजार्ड वाला है जो कि आप सिंबल देख पा रहे हैं, हजार्डस मटेरियल, जो कि हजार्ड कौन सा होता है, इन्फेक्शियस वेस्ट एंड बॉडीली फ्लूइड। और यूज कहाँ होता है, यूज एरिया में, लैब में होता है, आइसोलेशन यूनिट, शार्प्स कंटेनर्स, इसमें ये बायो हजार्डस वाला लेबल होना बहुत जरूरी है। आप देख सकते हैं कि ये वाला लेबल जो कि हम BMW बैग से उस पे भी होता है। और सेकंड वाला देखिए कि रेडिएशन, जहाँ पे एक्सरे रूम, सीटी स्कैन हो गया या फिर MRI, जो कहाँ का आपने ये रेडिएशन वाला साइन देखा होगा, जो कि एक्सरे रूम के बाहर ज्यादातर दिया हुआ होता है वो। तो उसमें क्या होता है, हजार्डस रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं, उसके लिए हमें वो सिंबल देना बहुत जरूरी है। उसके बाद देखिए कि न्यूक्लियर मेडिसिन और रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में यूजेस होता है इस सिंबल्स का। उसके बाद देखिए कि साइटोटॉक्सिक एंड EHD मीन्स hazardous ड्रग्स, उसके लिए हम जो नीचे दिया हुआ सिंबल है वो देना होता है। कीमो एंड हाई रिस्क ऑफ मेडिसिन, इसका यूजेस कहाँ होता है, फार्मेसी में वो वाला सिंबल होना बहुत जरूरी है। और इन्फ्यूजन एरिया में, जहाँ पे इन्फ्यूजन होता है, जिस पेशेंट को ये साइटोटॉक्सिक ड्रग इन्फ्यूज होता है, वहाँ पे भी साइटोटॉक्सिक वाला ये जो सिंबल ये होना बहुत जरूरी है। और लास्ट वाला कंप्रेस्ड गैस विथ लेबल, कौन सा गैस है, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड, एंड उसके ऊपर उस सिलेंडर के ऊपर हमें वो जो कंप्रेस्ड गैस वाला सिंबल देना बहुत जरूरी है। ये हो गया आपका सिंबल्स इन हेल्थ केयर, थर्ड वाला लेबल्स में थर्ड वाला। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू कलर कोडेड वेस्ट बीन्स एंड लेबल्स, उसमें क्या होता है कि रेड बीन्स, आपको तो BMW का पता ही होगा, रेड बीन्स वाला है, उसमें क्या डालते हैं, इन्फेक्शियस वेस्ट, जो कि प्लास्टिक वाले इन्फेक्शियस वेस्ट डालते हैं। लेबल जो है बायोहजार्डस सिंबल लगाया जाता है उसके लिए, जो पिछली बार दिखाया मैंने। उसके बाद देखिए ब्लैक बैग, जो कि कलर उसका ब्लैक होता है, तो ब्लैक बैग उसको नॉन हजार्डस जनरल वेस्ट हम डालते हैं, जो कि पेपर्स होता है, कार्डबोर्ड्स होते हैं, वो डालते हैं। उसके लिए कोई सिंबल की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हजार्डस नहीं हो सकता है किसी पेशेंट के लिए, स्टाफ के लिए, या फिर किसी विजिटर्स के लिए हजार्डस नहीं होता है। उसके बाद देखिए थर्ड वन इज येलो बैग। येलो बैग जो होता है, उसको कहाँ का यूज किया जाता है, येलो बैग को बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेस्ट में, जो कि लेबल्स कौन सा होना चाहिए उसके लिए, कोरोजिव एंड टॉक्सिक सिंबल होना चाहिए उसके ऊपर। पर्पल बैग किसके लिए यूज होता है, साइटोटॉक्सिक ड्रग के लिए, जो कि साइटोटॉक्सिक ड्रग्स होता है उसके लिए हम साइटोटॉक्सिक वाला सिंबल लगाना बहुत जरूरी है। उसके बाद देखिए कि व्हाइट बीन्स किसके लिए होता है, शार्प्स कंटेनर के लिए। शार्प्स कंटेनर के लिए हमें कौन सा लेबल देना होगा, साइड में बायो हजार्ड एंड शार्प सिंबल देना होगा। ये हो गया। और लास्ट वाला ग्रीन बैग ज्यादातर किचन में यूज होता है, किचन एंड बायोडिग्रेडेबल, उसके लिए यूजुअली अनलेबल, कोई लेबल नहीं होता है, क्योंकि वो भी बायो हजार्डस की तरह नहीं होता है, वो भी कोई हजार्ड नहीं कर सकता है, उसके लिए कोई लेबल नहीं होता। ये जो हो गया आप लेबल्स, ये पूरे लेबल्स हो गए हैं। उसके बाद जो टिप्स फॉर कंप्लेंट्स क्या है, जो कि ऑलवेज इंक्लूड GHS सिंबल, जो कि मैंने फर्स्ट टाइम आपको दिखाए थे कि जो फ्लेमेबल है, जो कि कंप्रेस गैस वाला सिंबल है, जो आग वाला सिंबल है, वो सब देना बहुत जरूरी है। एंड सिंगल वर्ड में, जैसे कि डेंजर है, वार्निंग साइन, ऐसा ही सिंगल वर्ड में देना, बहुत बड़ा सेंटेंस में लिखने की जरूरत नहीं है। ना तो आप इसकी जगह आप वो जो डायमंड वाला है वो भी रख सकते हैं। तो सेकंड वाला है कि डिस्प्ले SDS सेफ्टी डाटा शीट, जो कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, जैसे आप मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट भी बोलते हैं, वो भी नियर स्टोरेज एरिया में होना बहुत जरूरी है। जहाँ जहाँ स्टोरेज एरिया है, जहाँ जहाँ केमिकल्स है, वहाँ पे SDS शीट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैनेज कैसा करना है वहाँ पे सब लिखा होता है। वो जो कौन देता है, वो कंपनी या फिर वेंडर्स जो आपको सप्लाई करता है माल, वो देता है। उसके बाद थर्ड वन देखिएगी, ट्रेन स्टाफ ऑन रिकॉग्नाइजिंग सिंबल एंड व्हाट एक्शंस टू बी टेक, आपको ट्रेनिंग लेना होता है कि आइडेंटिफिकेशन सिंबल से आइडेंटिफाई कर सके, और प्रॉपर एक्शन लेने के लिए हम सतर्क रहे, या फिर ट्राई हमेशा तैयार रहना चाहिए। इसके लिए हमको स्टाफ को ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। लास्ट वन इज चेक लेबल्स मंथली फॉर वेयर फेडिंग और मिसिंग इंफॉर्मेशन, जो कि इन्फॉर्मेशन है, लेबल हो, मैंने पहले बोला था कि कंप्लीटली होना चाहिए, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन दूर से कर सकते हैं हम। इसके लिए हर बार उसकी इन्वेंट्री लेनी चाहिए, लेबल चेक करते रहना चाहिए कि प्रॉपर लेबल है या नहीं है। अब देखिए कि आपको प्रॉपर इन डिटेल में बताऊंगा कि व्हाट इज दी सेफ्टी डाटा शीट, SDS, जो जिसको कि हम MSDS भी बोलते हैं। तो देखिए, MSDS मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट जो होता है, इट वाज द ओल्डर फॉर्मेट used before 2012 to provide safety information
about the hazardous chemical, but now is ESDS safety data sheet, जिसको 2012 से पहले क्या बोलते थे, MSDS मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट, पर 2012 के बाद क्या होता है, उसका नाम ESDS सेफ्टी डाटा शीट होता है। वो जो केमिकल्स है, बायो हजार्डस है, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी जाती है और उसको कैसा मैनेज किया जाता है ये भी बताया जाता है। उसके बाद देखिएगी, इट टेल्स यू हाउ टू हैंडल, वही बात है कि उसकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो दी जाती है। एंड स्टोर कैसा किया जाता है, यूज कैसा किया जाता है, एंड रिस्पॉन्ड टू एक्सपोजर कैसा मैनेज किया जाता है, अगर कोई स्पिल हो जाए, अगर लीक हो जाए कोई, तो उसको कैसा मैनेज किया जाता है, ये सारी चीज कहाँ में मेंशन होती है, ESDS सेफ्टी डाटा शीट में होती है। देखिए व्हाट इज एन ESDS, जो कि सेफ्टी डाटा शीट होता है, उसमें कौन से पॉइंट होते हैं कि फर्स्ट वन पॉइंट इज द आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, कौन सा मटेरियल से कैसा मटेरियल से उसमें कंपोनेंट्स क्या है, तो आइडेंटिफिकेशन। सेकंड वन इज हजार्डस, जो कि थर्ड वन इज फर्स्ट एड मेजर्स, और फोर्थ वन इज एक्सपोजर कंट्रोल्स और पीपी। तो उसके बाद देखिए फिफ्थ वाला पॉइंट जो कि कवर करना चाहिए, स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी बताना चाहिए उसमें, उस शीट में, ESDS शीट में, कि ये सब पॉइंट होने चाहिए। सिक्स वन इज टॉक्सोलॉजी इंफॉर्मेशन, टॉक्सोकोलॉजी इंफॉर्मेशन जो है वो पूरी होनी चाहिए उसमें। सेवन वाला क्या होना चाहिए, इंग्रेडिएंट्स, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स, कौन से कंपोनेंट है, वो सब उस शीट में मेंशन होना चाहिए। उसके बाद एट वाला क्या है, एक्सीडेंटल रिलीज मेजर्स होने चाहिए। नाइन क्या होना चाहिए उसमें शीट में, हैंडलिंग एंड स्टोरेज होना चाहिए, कैसा हैंडल करना है, कहाँ स्टोर करना है इसको, किस जगह स्टोर करना है, वो सारा कंपनी ने ESDS शीट में दिया होता है, वो उसमें मेंशन होना चाहिए ESDS शीट में। द 10th नंबर, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज उसके, और लास्ट वन इज अदर इन्फॉर्मेशन, अगर कुछ ऐड इन्फॉर्मेशन है तो वो भी उसमें होना चाहिए। ये हो गया आपका सारा डिटेल्स में ESDS, जिसको हम बोलते हैं सेफ्टी डाटा शीट, और 2012 के पहले उसका नाम था MSDS मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट। ओके, तो यही पॉइंट है कि हमने जो लेबलिंग वाला पॉइंट शुरू किया था कि कहाँ का बायो हजार्डस मटेरियल रखना है और कैसे रखना है, जिसमें हम पहले लेबल कवर किया, उसमें सब पॉइंट थे कि लेबल करने के लिए कौन से गाइडलाइंस यूज किए गए हैं, जो कि GHS है, वो भी डायमंड शेप वाला है, और जो कि बीन्स वाला कलर दिया, वो सारे जो चार बताए हुए वो सब दिया हुआ था। अब हम यहाँ पे आ गए कि स्टोरेज में और कैसे रखना है, उसमें क्या आता है, सेकंड वाला सेग्रीगेशन, प्रॉपरली सेग्रीगेट होना चाहिए। कीप बायोलॉजिकल केमिकल एंड रेडियोएक्टिव मटेरियल्स इन सेपरेट डेजिग्नेटेड एरिया, अलग अलग रखना चाहिए जो भी है, केमिकल्स, रेडियोएक्टिव एंड बायोलॉजिकल है जो। उसमें सेकंड क्या पॉइंट आता है सेग्रीगेशन में, स्टोर इनकम्पेटिबिलिटी मटेरियल सेपरेटली, जैसे कि एग्जांपल में कहते हैं एसिड अवे फ्रॉम बेस, ऑक्सीडर्स अवे फ्रॉम फ्लेमेबल्स। देखिए, अब देखिए थर्ड वाला पॉइंट, एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल में जो भी है कि हर ऑथराइज ही पर्सन को एक्सेस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसको पूरी इंफॉर्मेशन है हजार्डस मटेरियल्स के बारे में, या फिर उसका जिसका कंसेप्ट क्लियर है, उसी को उसकी एक्सेस की होनी बहुत जरूरी है। उसके बाद देखिए कि फोर्थ वन इज वेंटिलेशन, जो कि हर स्टोरेज में हजमत मटेरियल्स के पास वेल वेंटिलेटेड एरिया होना चाहिए। अब देखिए फिफ्थ वन क्या है कि स्पिल किट नियर बाय, अगर स्पिल किट जो कि स्टोरेज एरिया है उसके बाद ही स्पिल किट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि hazardous मटेरियल अगर लीक हो गए या फिर गिर गए तो हम कहीं दूसरी जगह ना जाके वहीं पे स्पिल किट है वहीं से लेके उसको प्रॉपरली मैनेज कर सकेंगे। इसके लिए स्पिल किट नियर बाय होना बहुत जरूरी है। ये कि जो हमने पॉइंट दिए थे कि जो कि कैसा स्टोर करना चाहिए, कहाँ स्टोर करना चाहिए, जिसमें पहला पॉइंट था लेबल, और उसके बाद सेग्रीगेशन, एक्सेस कंट्रोल, फोर्थ वन इज वेंटिलेशन एंड स्पिल किट नियर बाय, ये सारे उसके पास होने बहुत जरूरी है। अब देखिए, हजमत टीम इन अ हॉस्पिटल, जो हजमत टीम है वो कैसी होनी चाहिए, उसका क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे कि हजमत टीम में कौन कौन होता है, ICNS भी होती है। ICNS का कभी कभी प्रॉपर रोल होता है उसमें, जैसे कि आप 50-50 बोल सकते हैं, हजमत टीम अलग होती है, ICNS भी कभी कभी अलग होती है, या फिर कोई कोलेबोरेशन हो में भी काम कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि पॉलिसी क्या है उस हॉस्पिटल्स की, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने इंक्लूड किया है हजमत टीम में ICNS को, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी हुई है आगे। उसके बाद दिया है कि सेफ्टी ऑफिसर्स भी होना बहुत जरूरी है उसके, टीम लीडर, जो कि हजमत टीम का टीम लीडर सेफ्टी ऑफिसर, उसके बाद डॉक्टर, नर्सेस एंड लैब टेक्नीशियंस। उसके बाद जो होता है सपोर्ट स्टाफ एंड सिक्योरिटी एंड ट्रांसपोर्ट, जो कि एक्सेस और पेशेंट मूवमेंट के लिए, सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। जो टीम मेंबर्स है उसके और भी ज्यादा हो सकते हैं, पर जितने हैं मैंने दिए हुए हैं।
ये होता है उसकी टीम जो कि हजमत टीम्स में होनी चाहिए। और वो वेरी करता है, हर हॉस्पिटल्स की पॉलिसी के अनुसार वेरी करता है ये। तो ये हुई हजमत टीम। अब देखिए हजमत टीम के लिए कौन सा क्राइटेरिया फिर सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कि हजमत टीम्स के पास कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो कि फर्स्ट वन इज हजार्डस वेस्ट ऑपरेशंस एंड इमरजेंसी रिस्पांस वाला, जो कि सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। उसके बाद क्या होना चाहिए, सेकंड वाला बेसिक लाइफ सपोर्ट, जिसको कि BLS एंड ACS एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट वाला, जो कि सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी होता है। थर्ड वन इज डिकंटामिनेशन ट्रेनिंग, और फोर्थ वन इज PP डोनिंग एंड डोपिंग सर्टिफिकेट, केमिकल स्पिल रिस्पांस ट्रेनिंग। सिक्स्थ वन इज इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ICN बेस्ड जो होता है। और सेवन इज फायर एंड केमिकल सेफ्टी ट्रेनिंग। ये सारे उसमें से आप ये भी वेरी करेंगे हॉस्पिटल्स में कि कौन सा सर्टिफिकेट किसके पास, या फिर उनको हॉस्पिटल्स को कौन सा सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट है, इसके अनुसार वो ले सकते हैं। तो ये जो बेसिक्स है ये तो टीम्स के पास, हजमत टीम्स के पास होने बहुत जरूरी है। अब देखिए रोल्स ऑफ ICNs इन हजमत टीम। जैसे कि मैंने दिया हुआ है कि जो कि फंक्शन है बायोलॉजिकल हजार्डस रिस्पांस में ICNs का क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, आप वो देख लीजिए, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो खींचा जाएगा नहीं तो। जैसे कि PP सुपरवाइजर्स के भी फंक्शंस होते हैं, सॉरी PP सुपरविजन्स का भी फंक्शन होता है, जो कि PP प्रॉपरली पहना है या डोनिंग एंड डोफिंग पहना है या नहीं है। उसके बाद इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं नहीं, ICNs को हजमत टीम के साथ मिलकर देखना बहुत जरूरी है। उसके बाद ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, पोस्ट एक्सपोजर सपोर्ट, जिसको हम निडल इंजरी स्प्लैश हो गया वो वाला। उसके बाद पॉलिसी डेवलपमेंट एंड इंसिडेंट्स इन्वेस्टिगेशन में भी ICNs का बहुत बड़ा रोल होता है हजमत टीम के साथ। जैसे कि आपको अभी तक आपने पूरा वीडियो देखा है कि हजमत टीम क्या होती है, हजार्डस मटेरियल्स क्या होते हैं, हम कौन से सिंबल्स यूज करते हैं, कौन से सिंबल्स कहाँ कहाँ यूज होने चाहिए, सारा हमने कवर किया है। अगर एटलीस्ट कुछ भी ना समझा, आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो गया कि हजमत किट क्या होती है और डाटा मटेरियल शीट क्या होती है या फिर सेफ्टी शीट क्या होती है, ये भी तो बहुत हो गया। आपका कंसेप्ट इतना भी क्लियर हो गया तो बहुत हो गया। तो देखिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू नर्सिंग ऑफिसर्स, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।